हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, अभी मैं लेके आया हूँ आपके सामने इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 2, दैट इज़ इन्फ्लेशन। इसका मैंने पार्ट 1 फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको जो पढ़ाऊँगा मैं आपको पार्ट 2 जो बचा हुआ था इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोस एज ऑलवेज आई से। ठीक है, तो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज़ इन्फ्लेशन। तो ये फ्रेंड्स सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और इसमें हम जो थोड़ा सा बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा टर्म्स, जैसे आपने सुना होगा स्लो डाउन, रिसेशन, बूम्स, ये सब जो है टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट कि कुछ जो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट कौन कौन सी मेजर लेती है वो जो है इसके कहाँ पे काम आएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड, इसमें जो एचएस के लिए जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है, वो पहले मैं आपको बताता हूँ सो दैट यू मे हैव सम आइडिया कि किस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें एचएस में, या आपको अगर यूपीएससी में किसी एग्ज़ाम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी ग्रुप 1 एग्ज़ाम में किसी स्टेट पीसीएस में, तो यहाँ से जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स जो जहाँ पे डेफिनेशन की बात है इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने भी जो डेफिनेशंस की बात है, प्लीज़ मैंने वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कि किस तरह की इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट्स जो है कौन कौन सी मेजर लेती है। ठीक है, और कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन को, स्पेशली जो जैसे डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, ये सब जो चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो प्लीज़ आप उसको जिसने भी अगर मेरा ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले लेक्चर को देख लें। उससे क्या है फ्रेंड्स कि आपको जो है कंटिन्यूटी बन जाएगी इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पहला जो आज का है, जैसे क्वेश्चन इससे आ सकता है जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर ट्रू। ठीक है, तो पहला क्या स्टेटमेंट है, जो अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इंडिया कमेंस्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन ईयर 2015 विद साइनिंग ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। और थर्ड क्या है फ्रेंड्स, थर्ड क्या है, न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन 1989। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक्चुअली दीज ऑल आर ट्रू फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है सभी जो है ट्रू है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है। ठीक है, और किस तरह ये जो कब से स्टार्ट हुआ था, किस तरह इसका क्या पर्पज़ है, ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ बी विद मी। ठीक है, आप जो ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कुछ जो आपको आगे मैं फैक्ट्स बताऊंगा वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में और एचएस के प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या स्टेट के जो पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके एग्ज़ाम में आप पूछे जा सकते हैं। सीडीएसई के एग्ज़ाम में सेंट्रल कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, जो असिस्टेंट कमांडेंट्स के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, जो आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कहीं पे भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। और जो सेकंड है फ्रेंड्स, जो सेकंड जो मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ वैसे, विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिडर विच फैक्ट्स आर ट्रू। ठीक है, स्पेलिंग के लिए थोड़ा सा मिस्टेक चाहूँगा इधर, सॉरी चाहूँगा इधर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए। तो इसमें जब विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंसिडर विच फैक्ट्स आर ट्रू। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है फ्रेंड्स, जनरली जो है क्या होता है, आरबीआई की जो कमेटी है, ठीक है, उसमें 6 मेंबर्स जो होते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड है, और ये जो कमेटी होती है जनरली ये क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर जो है अपना जो है रिकमेंडेशन देती है, और इसका मेन पर्पस इज़ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन और कीप द इन्फ्लेशन इन अ सर्टेन रेंज। ठीक है, इन केस इट फेल्स टू मेंटेन दैट रेंज, इट हैज़ टू गिव द रिपोर्ट्स ऑन व्हाई दिस रेंज वाज नॉट अडेयर टू, और क्यों जो है ये जो वट एवर द रीज़न इट मे बी। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट जो है ये रिपोर्ट्स देती है कि नेक्स्ट जो फ्यूचर जो होता है, जैसे फ्यूचर ऑफ द इन्फ्लेशन और फ्यूचर ऑफ दिस रिपोर्ट्स
एंड विच इज़ बीइंग हेल्ड फॉर 12 to 18 मंथ। ठीक है, ये हम जो डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू प्राइमरली मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड ग्रोथ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ टू प्राइमरली मेंटेन पॉलिसी स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड ग्रोथ। और सेकंड क्या है फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एम्स टू कीप इन्फ्लेशन एट रेंज ऑफ 2 to 6%। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, यू हैव टू असर्टेन वेदर इट्स अ ट्रू और फॉल्स। और थर्ड है फ्रेंड्स, आरबीआई पब्लिश ऑपरेटिंग टारगेट एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव द टारगेट। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, पब्लिश करता है ऑपरेटिंग टारगेट्स, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव द टारगेट्स। फ्रेंड थोड़ा स्पेलिंग के लिए स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए आई जस्ट बेग योर पार्डन, बिकॉज यू नो दैट व्हेन आई वाज टाइपिंग तो इतना मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। तो पॉलिसी 2 के TLO इधर लिखा हो जो मैंने, ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ द आरबीआई फेल टू अचीव, इधर होगा इफ़ दी, ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ द आरबीआई फेल टू अचीव सेट टारगेट ऑफ फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इटसेल्फ सेट आउट ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर जो है आरबीआई फेल होता है अचीव करने में जो उसका सेट टारगेट है, तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है रिपोर्ट देता है। ठीक है, और इट्स दीज ऑल फैक्ट्स आर ट्रू फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इन फैक्ट्स को देख लें आप अच्छी तरह से। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको जो एग्ज़ाम में कुछ डाउट होता है तो यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज़ कि किस तरह जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैक्ट्स हैं या जो आपके जो प्रीलिम्स जब एग्जाम में आप जाओगे तो किस तरह जो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो जनरली दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड इन इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमी चार्ट। और फ्रेंड्स जो स्टेट PCS है, जो हमारा HAS से रिलेटेड है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रिलेटेड है, यहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से ज़्यादा लेना देना नहीं है। बट यू नो द ट्रेंड हैज जस्ट चेंज इन फ्रॉम 2017 से जो है इनका ट्रेंड चेंज हुआ है। तो इन फ्यूचर जो है जैसे जैसे आपका जो एग्ज़ाम्स जो आपका बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सर्टेन टू कम। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है आपकी जो प्रेपरेशन है यू कीप इट ऑन साउंड फुटिंग सो दैट इन केस ऑफ एनी ऑफ द क्वेश्चन इज कम्स यू आर एबल टू क्वालिफाई दोज क्वेश्चंस। ओके, और उसके बाद फ्रेंड्स जो अब होता है स्कैफलेशन। ठीक है, तो पहले जो हम जो इससे रिलेटेड जो हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इससे रिलेटेड जो हम फ्रेंड्स जो लेट अस स्टार्ट विद स्मॉल डिस्कशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि द अनाउंसमेंट ऑफ एन ऑफिशियल टारगेट्स रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि द अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल टारगेट रेंज कौन करता है, ये जो आरबीआई करता है। ठीक है, कौन सा ऑफिशियल टारगेट रेंज, ठीक है, फॉर द इन्फ्लेशन इज़ नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, ये जो एक मेथड है जो अडॉप्ट किया है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, कि आपको जो है ऑफिशियल इन्फ्लेशन टारगेट्स, ठीक है, कि इतना से इतना तक जो है लाइक इतना परसेंट से इतना परसेंट तक जो है इन्फ्लेशन जो है टारगेट हमने करना है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और ये मेथड जो है दैट इज़ कम टू पिक्चर इन फ्रॉम 2015। ठीक है, इट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी एज ए पार्ट ऑफ देयर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक करता है किसी गवर्नमेंट का, ठीक है, पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, कि अगर इन्फ्लेशन को आपको स्टेबल रेट पे रखना है तो जो सेंट्रल बैंक है किसी भी आपको, जैसे सेंट्रल बैंक किसी गवर्नमेंट का ओनली जैसे एक ही होता है सेंट्रल बैंक, दैट इज़ आरबीआई। ठीक है, जैसे यूएस का यूएस फेडरल है, ठीक है, और यूके का अपना है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये जो जो यूरोपियन यूनियन है उनका अपना सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो ये सब जो है अपने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के जो है इन्फ्लेशन एक टारगेट सेट करते हैं एंड दे ट्राई टू कीप दैट इन्फ्लेशन इन दैट रेंज। ठीक है, तो उसी को जो है इन्फ्लेशन टारगेट बोलते हैं। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आस्क्ड आरबीआई टू परफॉर्म दिस फंक्शन इन द अर्ली 1970s। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इंडिया कमेंस्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फॉर्मली इन February 2015 when an agreement between the government of India and RBI was signed related to it। ठीक है,
आरबीआई को गवर्नमेंट ने कब से बोला था, 1970 से ये जो प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट की थी, बट 2015 में ना जो एक एग्रीमेंट जो फॉर्मली साइन हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है फ्रेंड्स। द एग्रीमेंट प्रोवाइड द एम ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन दिस वे, ठीक है, जो एग्रीमेंट है दैट प्रोवाइड्स एन एम ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन दिस वे, it is essential to have a modern monetary framework to meet the challenges of increasing complex economy, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो इकोनॉमीज टुडेज वर्ल्ड्स इकोनॉमीज आर इंटरकनेक्टेड, सो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑन इट। सो इसको क्या होता है कि इसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे यू नीड ए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू डील विद ऑल दैट, ठीक है फ्रेंड्स। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू प्राइमरली मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन जो पर्पस है दैट इज़ टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, ठीक है। जो प्राइसेस की स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करना है, सो दैट इन्फ्लेशन डजंट गो आउट ऑफ द रेंज, ठीक है। ये एक सर्टन रेंज के अंदर इन्फ्लेशन रहना जो है इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। उससे क्या है आपका जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड टू कीप ग्रोथ इन माइंड, ठीक है। तो ग्रोथ को जो माइंड में रख के जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का पर्पस जो है इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, ठीक है। और उसका जो प्राइमरी जो मॉनेटरी पॉलिसी का एम होता है दैट इज़ टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को जो माइंड में आपको रखना है, ठीक है। द हाईलाइट्स ऑफ द एग्रीमेंट इज गिवन एज, ठीक है। जो मॉनेटरी पॉलिसी का एग्रीमेंट जो आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हुआ था, उसकी जो हाईलाइट्स मेन हाईलाइट्स क्या क्या थी फ्रेंड्स, दी आरबीआई एम टू ब्रिंग जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बिलो 6%, ठीक है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है फ्रेंड्स, ये इसके मैं आपको नेक्स्ट आगे जो है आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। इससे फ्रेंड्स आपका जो जितना भी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में जो डाउट है वो सब जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। जो आरबीआई विल एम टू ब्रिंग सीपीआई इन्फ्लेशन बिलो 6% बाई जनवरी 2016। ये जो 2014 में जो इनका फ्रेंड्स एग्रीमेंट हुआ था, तो इन्होंने बोला 2016 तक की करें, बट एट दैट रेंज टाइम जो ऑलरेडी पास हो चुका है, बट यू शुड नो कि क्या उनका जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। द टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर सेल बी द 4% विद द बैंड ऑफ +-2%, ठीक। इट मीन्स हेल्थी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन टू बी 2 to 6%, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जो फ्रेंड्स जो इसमें जो टारगेट जो इनका जो एग्रीमेंट साइन हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जो अभी ये जो चल रहा है प्रेजेंट जो क्लोज चल रहा है कि इट शुड बी अ हेल्दी रेंज ऑफ 2 to 6%, दैट इज इन्फ्लेशन शुड बी बिटवीन द रेंज ऑफ 2 to 6%, ठीक है। तभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स जो सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है फ्रेंड्स, दैट इज कोर इन्फ्लेशन, जो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो कोर इन्फ्लेशन को करता है, मेजर करता है, ये सब जो है आपका जो कितने % में चल रहा है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको फ्रेंड्स ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये जो यूएस की एक टर्म थी, ठीक है। आप जो इसको प्लीज़ पढ़ लें पहले वाले चैप्टर में, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो है कंटिन्यूटी नहीं आएगा, अदरवाइज़ अगर आप पढ़ोगे नहीं तो, ठीक है, पहले वाले चैप्टर को, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या था फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट दी ऑल दी गुड्स, जो जितने भी जो बास्केट में जितने भी गुड्स होते हैं, ठीक है, एसेंशियल गुड्स आइटम एक्सेप्ट दी एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, ठीक है। क्योंकि यूएस का कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स, वहाँ पे एनर्जी और फूड आर्टिकल्स का ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस है नहीं, बिकॉज द पीपल गिव एनर्जी, और जो उनको जो सब्सिडीज़ काफ़ी मिलती है एनर्जी फूड आर्टिकल्स में, तो इसीलिए, ठीक है। तो उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। और कोर इन्फ्लेशन जो होता है जब इन सब को जो मिला के जो है इनको मिलाते, जब आर्टिकल जो फूड आर्टिकल्स एंड आपके जो कंज्यूमर आर्टिकल है, सॉरी फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी, जो एनर्जी वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर इन सब को आप जो है मिला देते हो फ्रेंड्स, तो इसको क्या बोलते हैं, आपके फिर जो है उसको बोलते हैं आपका कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये क्या है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, ठीक है। कोर मतलब कोर में कुछ एक है, ठीक है। और हेडलाइन क्या है फ्रेंड्स, हेडलाइन इज इंक्लूडिंग आपका
एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, इसमें जो है सभी आर्टिकल्स आपके मिल गए, ठीक है। तो ये जो है आपको द आरबीआई विल एम टू ब्रिंग द सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन बिलो 6%, और जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, इट शुड बी बिटवीन द रेंज ऑफ 2 to 6%, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, आरबीआई टू पब्लिश द ऑपरेटिंग टारगेट्स, ठीक है, ऑपरेटिंग टारगेट्स एंड एस्टेब्लिश एन ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव द टारगेट, ठीक है। और जो है आरबीआई क्या करेगा, पब्लिश करेगा कि इसके जो टारगेट्स हैं इतने हो रहेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसकी वो टारगेट्स, उसमें वो टारगेट डिसाइड करेगा, दैट इज अपनी मीटिंग में ऑपरेटिंग टारगेट्स दैट दिस in this years or in this quarter of or in this period of time the range will be from this period this from this to this much, ठीक है, like 2 to 6%, 2 to 3 to 4% like that, ठीक है। and in case any change in the operating targets and operating, और कुछ उसमें अगर चेंजेस होता है, अगर प्रोसीजर में चेंज होता है, operating target and operating procedure in response to evolving macro financial condition shall also be published, ठीक है। और अगर इन टारगेट्स में कुछ चेंज होते हैं, प्रोसीजर में चेंज होते हैं, इन कीपिंग इन व्यू दी आपको फाइनेंशियल जो आपको मैक्रो फाइनेंशियल कंडीशन है, मैक्रो फाइनेंशियल कंडीशन मतलब आपको बताया मैंने फ्रेंड्स माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। मैक्रो इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द लार्जर कॉन्सेप्ट, लाइक द गवर्नमेंट इफ टेकिंग एनी एक्शंस इन इट्स दैट गवर्नमेंट एंड आरबीआई टेकिंग स्टेप इन इट्स पॉलिसीज, दैट इज कॉल्ड मैक्रो, ठीक है। एंड माइक्रो में क्या होता है फ्रेंड्स, द कंडीशंस विच अफेक्ट एन इंडिविजुअल। तो आपको माइक्रो और मैक्रो का अगर पता करना है तो माइक्रो का आई ले लेना आपने, इंडिविजुअल आई मतलब इंडिविजुअल माइक्रो, ठीक है। और उसी तरह मैक्रो का ए ले लेना आपने, ए मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है फ्रेंड्स। कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें जो है आपको टर्म्स जो है आपको प्लीज़ माइंड में बिठा लेनी है फ्रेंड, ठीक है। कोर का मतलब क्या हुआ है, ऑल इन द बास्केट एवरीथिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग आपका एनर्जीज एंड फूड आर्टिकल, ठीक है। और हेडलाइन में क्या होता है फ्रेंड्स, हेडलाइन इंक्लूड ऑल द आइटम इंक्लूडिंग आपका एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, एंड एवरी 6 मंथ, थर्ड क्या है इसका फ्रेंड, थर्ड क्या एग्रीमेंट हुआ था, एवरी 6 मंथ आरबीआई टू पब्लिश ए डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनिंग, और उसके 6 मंथ के ऐसे तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी फ्रेंड्स ये बाई मंथली होता है, ठीक है। आपने देखा बाई मंथली एमपीसी, उसमें क्या करती है आरबीआई, जैसे आपको पता होगा कि जो आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है, एसएलआर्स हैं, ये सब जो है बढ़ा देती है घटा देती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है, और टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट सो दैट प्रोडक्शन इज इन पैरेलल विद योर मनी सप्लाई इन द मार्केट, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आपकी मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है और प्रोडक्शन इस बराबर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली जो है आपको जो है डिमांड जो फिर जो है डिमांड फुल इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगी आपकी, और उससे क्या होगा कि आपको जो है आपकी फिर इससे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो 6 मंथ के बाद जो है आरबीआई पब्लिश करेगा डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करने, क्या एक्सप्लेन करेगा उसमें, फर्स्ट इज सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि उसका जो सोर्स है इन्फ्लेशन का क्या है, वाई दिस इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड सेकंड इज फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर अ पीरियड बिटवीन 6 to 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और जो इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट है फॉर द 6 to 18 मंथ, ठीक है, कि नेक्स्ट जो है ये क्या करेगा 6 से लेकर 18 महीनों के अंदर जो फोरकास्ट करेगा कि व्हाट विल बी द, ठीक है, व्हाट विल बी द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट 6 to 18 मंथ्स, ठीक है। और ये अपने डॉक्यूमेंट में जो है इसको पब्लिश करेगा द मोमेंट इट डिक्लेयर इट्स डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। पब्लिकेशन जो डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन होगा उस डेट से लेके आगे को जो 6 to 18 मंथ तक, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड फोर्थ क्या है, जो फोर्थ इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, क्या एग्रीमेंट हुआ था, द आरबीआई शैल बी सीन टू हैव फेल्ड टू मीट द टारगेट इफ इन्फ्लेशन इज, आरबीआई क्या है, आरबीआई सीम्स टू बी, आरबीआई को फेलियर माना जाएगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने में इफ़ मोर देन 6% ऑफ 3 कंसेक्टिव क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 2015-16 एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है। अगर जो है 2015-16 और उसके आगे जो ईयर्स में 3 कंसेक्टिव क्वार्टर्स में जो है इन्फ्लेशन टारगेट जो है ब्रीच होता है, लाइक अगर वो 6% से ऊपर जाता है, ठीक है, तो जो है इसको मतलब कि आरबीआई फेल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन।
और सेकंड क्या है, लेस देन 2% फॉर द 3 कंसेक्टिव क्वार्टर, ठीक है। और अगर उससे नीचे, अगर 2% से भी नीचे अगर इन्फ्लेशन आता है तो उसको भी क्या बोलेंगे कि आरबीआई इज फेल टू कंट्रोल द, ठीक है, डिफ्लेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 2% से अगर नीचे आता है तो, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स इफ आरबीआई, इस फिफ्थ एग्रीमेंट क्या था फ्रेंड्स इसके बीच में, इफ द आरबीआई फेल टू मीट द टारगेट, और आरबीआई अगर इन टारगेट्स को मीट करने में फेल होता है फ्रेंड्स, इट सेल सेट आउट ए रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट भेजेगा, ठीक है। एंड द रीजन, उसमें क्या क्या लिखेगा, द रीजन फॉर इट्स फेलियर टू अचीव द टारगेट्स अंडर सेट इन द एग्रीमेंट, ठीक है। और जो इसमें बताएगा कि इट विल टेल द रीजन टू द गवर्नमेंट दैट व्हाट वर द रीजन दैट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट फेल्ड टू अचीव द सेट टारगेट, ठीक है, अंडर दैट एग्रीमेंट। एंड थर्ड, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, रेमेडियल एक्शन प्रपोज टू बी टेकन बाय आरबीआई, ठीक है। एंड व्हाट आर द रेमेडियल एक्शंस, व्हाट आर द मेजर्स दैट RBI has taken to go through to control this inflation, ठीक है। And third is an estimate of the time period between which the target could be achieved pursuant to timely implementation of proposed remedial action। और अगर वो remedial action वो जो RBI जो है अप्लाई करता है तो कितने दिनों के अंदर जो है, कितने पीरियड के अंदर जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, ये सब चीज़ें जो है इसमें फ्रेंड्स इसमें दी गई हैं। और सिक्स्थ क्या है फ्रेंड्स, सिक्स्थ एग्रीमेंट क्या था, एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट टू बी रिजॉल्व बिटवीन गवर्नर, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में कोई भी अगर डाउट होता है या कुछ जैसे एग्रीमेंट के बारे डिस्प्यूट होता है तो फ्रेंड्स वो जो है गवर्नर, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो ऑफिशियल्स होंगे या मिनिस्टर्स होंगे या जो कमेटी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये जो आपस में इसको जो है दे विल रिजॉल्व इट थ्रू देयर मीटिंग्स, ठीक है। उसको इट शुड बी नोटेड दैट उर्जित पेल, जो इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज और उसके इन्फ्लेशन टारगेटिंग का किसने देखा था, इट शुड बी नोटेड दैट उर्जित पटेल कमेटी सेटअप बाई आरबीआई ऑन मॉनेटरी पॉलिसी गिव सिमिलर एडवाइस बाई अर्ली 2014 में फ्रेंड्स, जो उर्जित पटेल कमेटी जो आरबीआई ने बनाई थी, ठीक है, उसने आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो कमेटी बनाई थी आरबीआई की, उर्जित पटेल ने, तो उन्होंने जो है फ्रेंड्स ये सजेशन दी थी, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो है ये जो है आप जो है इस तरह की एक कमेटी बनाइए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स की लाइट आ रही है उस साइड, बट एनीवे इट शुड बी नोटेड दैट द, ठीक है, द मूव इज सीन एज फॉलो अप टू दिस, ठीक है। दिस वे इंडिया ज्वाइंट द क्लब ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंट्री, ठीक है। इसमें क्या फ्रेंड्स, विद दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो मेजर के बाद जो है इंडिया ज्वाइंट द क्लब ऑफ द कंट्रीज ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंट्रीज सच एज यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। और इसके बाद फ्रेंड इट वॉज द न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, देखो फोर्थ जो इसको जो थर्ड फैक्टर जो मैंने आपको बताया हुआ, न्यूजीलैंड विच वेंट फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन 1918 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका ये जो डाउट है ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, अभी जो आगे का जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या फ्रेंड, जो ये मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन टारगेटिंग से चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद फ्रेंड एक जो टर्म आती है दैट इज स्कैफलेशन, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्कैफलेशन, ठीक है। तो स्कैफलेशन के बारे में द सिचुएशन इन विच देयर इज अ प्राइस राइज ऑफ वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि देखो मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड इंक्रीज ऑफ प्राइजेस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और उसमें एक बास्केट होती है फ्रेंड्स, बास्केट में जैसे आपका जितने भी ज़रूरत की रिक्वायरमेंट्स की जितनी भी चीज़ें कुछ आर्टिकल्स होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उनमें अगर कंटिन्यू उन आइटम्स में कंटिन्यू अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है वो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन स्कैफलेशन में क्या हो गया, उसी बास्केट के एक छोटे से पार्ट में, जैसे छोटी सी लाइक जो कुछ आइटम्स है, लाइक अगर 676 आइटम में से अगर आपको 200 आइटम्स में या 20 आइटम्स में कुछ जो है देयर इज अ प्राइस राइज ऑफ वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अगर उसमें जैसे ओनली फूड आर्टिकल्स में ही कुछ पीरियड्स के लिए जो है टाइम हो रहा, कुछ फूड आर्टिकल्स में ही कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कैफलेशन बोलते हैं, ठीक है।
उसमें क्या होता फ्रेंड, 2009 में क्या होता है, इंडिया में ये सिचुएशन आई थी जिसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी थी कि दैट इट इज़ नॉट अ इन्फ्लेशन बट इट इज़ कैफ्लेशन, ठीक है, कि मतलब जो है ये जो है सब जो आइटम्स है उनका जो है रेट नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने ये बताया था कि रेट जो है ओनली बढ़ रहा है, तो किसका, ओनली जो फूड आइटम्स हैं ओनली उन्हीं का बढ़ रहा है। तो उस जो वो जो सिचुएशन है, वो जो इन्फ्लेशन के जो एक टर्म है उसको बोलते हैं स्कैफ्लेशन, मतलब टू अ सर्टेन क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, एक जो सबसे थर्ड जो एक और जो चीज़ आती है आपको, इन्फ्लेशन रिलेटेड बेस इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो व्हाट इज डिफरेंस, आपको बेस इफेक्ट जो आपको 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीज़ राइट अ नोट ऑन दी बेस इफेक्ट, ठीक है। तो बेस इफेक्ट जो है यू शुड नो कि, ठीक है, जीएस पेपर 3 में आता है, ठीक है, कि जैसे अगर आप आईएएस और एचएस या स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हो तो यू शुड नो अबाउट बेस इफेक्ट, ठीक है। बेस इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे जनरली एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई भी एक प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स है, उसमें क्या है 2007 जनवरी में जो था उसमें क्या है, मान लो 100 रुपया जो है उस जितनी भी आइटम्स है उसमें जो 100 रुपया था, उस टोकरी जो बास्केट में जितनी भी आइटम है, ठीक है। आप मार्केट गए, आपने सब्जी ली, ठीक है, उसके बाद आप आगे गए, आपने कपड़े का कुछ भी मान लो कपड़ा लिया, ठीक है, उसके बाद आगे गए आपने जो बुक्स ले ली, ठीक है, उसके बाद आगे गए आपने कुछ अपने लिए जो है सामान ले लिया, ठीक है। तो वो सब जो इस तरह जो आपकी जो बास्केट है, आपका जो बैग है, उसमें जो आइटम है उनकी कॉस्ट है 2010 में फ्रेंड्स, मान लो, या 2019 में उनकी कॉस्ट है 100 रुपया, ठीक है। और अभी जो है आप फ्रेंड्स अगली साल जो है लाइक 2020 में अभी आप आए, 2019 में जो है मान लो आप उसके बास्केट का प्राइस था 100 रुपया। उसी तरह फ्रेंड्स अगर 2020 में आप आए तो उसका प्राइस हो गया 120 रुपया, ठीक है। और उसी तरह 2021 में आज की डेट में अगर आप जाते हो तो उसका प्राइस हो गया मान लो 140 रुपया, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स 2019 में 100 रुपया उसी बास्केट का, 2020 में क्या हुआ कि आपका 120 रुपया, और उसी तरह 2021 में आप देखोगे तो 40 रुपया, तो आप देखोगे तो 140 रुपया, ठीक है। तो आप देखोगे 20-20 रुपये का सब में जो है इंक्रीज हो रहा है। बट अगर आप परसेंटेज वाइज देखें आपको, तो पहली बार जो आपका जो फर्स्ट ईयर में, जैसे 2019 से लेकर 2020 में जो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपका जो अगर 2019 में जो प्राइस था वो था 100 रुपया, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन 2020 में जो था उसका 120 रुपया हो गया। तो आप देखो बाई परसेंटेज अगर देखोगे तो उसमें जो ग्रोथ हुआ है दैट इज़ 20% जो है इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। बट उसी तरह अगर आप देखोगे 2021 में जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस आपका देखा जाए तो 140 रुपया, ठीक है। तो अगर 140 रुपये आप देखो तो उसमें फिर से 20 रुपीज़ का इंक्रीज हो रहा है, बट जो है, और उसमें फर्स्ट ईयर में तो 20% का इंक्रीज हो गया। लेकिन आप बाई परसेंटेज अगर आप उसको निकालोगे तो 140 का जो 120 जो बेस प्राइस अगर आप रखोगे तो दैट इज़ अराउंड जो है 16.67% जो इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ द बेस इफेक्ट जो है आपकी जो बाय परसेंटेज टर्म ऑफ द इन्फ्लेशन में क्या हुआ फ्रेंड्स, उसमें जो कमी आ गई, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। अदरवाइज जो एब्सोल्यूट टर्म मतलब मनी आपको जितने रियल में एक्चुअल में आपको मनी देने हैं वो जो आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टर्म में क्या हुआ, आपका जो एब्सोल्यूट टर्म में जो इन्फ्लेशन है ज़्यादा है, बट जो रिलेटिव टर्म में क्या देखोगे आप फ्रेंड्स, तो रिलेटिव टर्म में आप देखो कि इट इज़ अ लो रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है, बाई परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स इट इज़ ऑल अबाउट द बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको फ्रेंड्स बेस इफेक्ट समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गिव यू एन एग्जांपल बाय राइटिंग ऑन दैट, ठीक है। तो बेस इफेक्ट इट रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ओवर द corresponding राइज इन प्राइस लेवल इन द करंट ईयर, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। इट रेफर टू द इम्पैक्ट ऑफ राइज इन प्राइस लेवल इन प्रीवियस ईयर ओवर द corresponding राइज इन प्राइस लेवल इन द करंट ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर में जो प्रीवियस ईयर के प्राइस राइज का जो इफेक्ट जो है करंट ईयर्स में पड़ता है फ्रेंड, उसी को ही बेस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको सिंपल टर्म है, मतलब प्रीवियस ईयर के प्राइस राइज का करंट ईयर के प्राइस राइज में जो आपका इफेक्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड बेस इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको 2019 के प्राइस का अगर आपको इफेक्ट जो है 2020 में पड़ता है तो दैट इज़ कॉल्ड बेस इफेक्ट, बिकॉज
क्यों, अब क्यों पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स 2019 को हम जो है बेस इफेक्ट बेस्ड ईयर ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो हम जो लेते हैं, ये जो आपका इन्फ्लेशन जो बढ़ती है, जो आपको देखेंगे कि 6.7%, 8% जो इन्फ्लेशन बोलते हैं कि बढ़ गई, ये हम जो है किसी बेस ईयर्स को लेते हैं, ठीक है। उसी बेस ईयर की वजह से जो है अभी जो है गवर्नमेंट कम से कि ये बेस इफेक्ट है, ये है 2 है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेस इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर प्लीज़ समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, ठीक है। और आप जो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7799589384, ठीक है फ्रेंड्स। आप जो इस पर मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं और आप जो इसको टर्म को समझ सकते हैं, बट प्लीज़ इसको ऐसे मत छोड़ना, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है आपको, ये पक्का जो है आपको एग्जाम में आने की इसकी संभावना होती है। और आपके देख लो 4 नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। तो माई नंबर इज़ 7799589384। आप इस पर कॉल करके जो है या व्हाट्सएप करके आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आई विल गिव यू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट, पूरा डिटेल में मैं आपका नोट्स जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको बेस इफेक्ट जो है आपको ऐसे छोड़ना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमी को के ऊपर जो है जो आपका इन्फ्लेशन का क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फ्रेंड देयर आर मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, ठीक है। माइक्रो क्या फ्रेंड्स, माइक्रो लेवल मतलब माइक्रो या माइक्रो इकोनॉमी मतलब जो इंडिविजुअल की जो जिससे इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, ठीक है। कैसे, आई से मैंने बोला माइक्रो, आपको माइक्रो मतलब आई मतलब इंडिविजुअल, ठीक है। तो इंडिविजुअल कैसे इफेक्ट होता है फ्रेंड्स, बैच रिवीजन कर दिया आपने, किसी की आपने सैलरी बढ़ा दी, ठीक है। आपने जो टैक्स पॉलिसी कुछ ऐसी कर दी, उसको मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपने बैच रिवीजन कर दिया, ठीक है। आपने जो प्रोडक्शन लेवल जो पॉलिसी थी वो चेंज करी तो मैक्रो हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल का क्या हो गया, आपने इंडिविजुअल को हर एक बंदे को आपने जो है कुछ सब्सिडी दे दी, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो लेवल। ये सब चीज़ें जो है आपको माइक्रो मैक्रो लेवल, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है माइक्रो और मैक्रो लेवल इकोनॉमी को किस तरह जो है आपको इफेक्ट करता है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है, डिस्कस करनी है कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमी को किस तरह अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन। ये जो आपसे 10 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है क्वेश्चन फ्रेंड्स, देयर आर मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी बोथ एट द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, इट redistribute income, distort relative prices, destabilize employment, tax, saving and investment policies, and finally it may bring recession and depression in the economy, ठीक है। How you have to write it friends, फिर से मैं बता देता हूँ, प्लीज़ आप जो इसके नोट्स भी बना लें। There are multi-dimensional effects of inflation on economy both at micro and macro level. It redistribute income, distort relative prices, ठीक है, destabilize employment, टैक्स को भी डिस्टेबलाइज करती है, सेविंग्स को भी डिस्टेबलाइज करती है, एंड इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी को भी प्रभावित करती है फ्रेंड्स। एंड फाइनली इट में ब्रिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। रिसेशन एंड डिप्रेशन क्या है, ये बिजनेस साइकिल्स हैं, ठीक है, कि बिजनेस जो इकोनॉमी में जो होता है उसको जो है उसको भी ये अफेक्ट करता है फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टडी वन बाय वन। पहला क्या है, ऑन क्रेडिटर्स एंड डेबिटर्स, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्रेडिटर और डेबिटर नहीं होगा फ्रेंड, DEBTORs होगा इधर, ठीक है, डेबिटर्स, ठीक है। डेबिटर्स इज समथिंग डिफरेंट। डेबिट क्या होता है, ये जो फ्रेंड्स बैंक की टर्म होती है, जब आपके खाते से पैसा जो निकल जाता है उसको डेबिट बोलते हैं, और जो खाते में अगर पैसा आता है आपका तो क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप पासबुक्स की एंट्री देखते हो तो आप देखते हो बाद में उसमें CR लिखा होता है। CR मीन्स क्रेडिट, यू हैव टू टेक दैट मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है, मतलब बैंक आपको मनी देगा। अगर आपकी पासबुक में DR लिखा रहता है तो उसका मतलब डेबिट। डेबिट मीन्स फ्रेंड्स कि आपको जो है बैंक को वो पैसा देना है, मीन्स अगर आपने कोई लोन लिया है तो आपको जनरल जो एंट्री आती है दैट कम्स इन DR, दैट इज डेबिट, ठीक है। तो ये जो आपको थोड़ा सा, तो क्रेडिटर्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपको पैसा देते हैं। क्रेडिटर्स मतलब जो आप पैसा लेते हैं बैंक से, ठीक है। क्रेडिटर्स हुए जैसे मान लो मेरे को हाउस लोन बनाना है, तो मैं जो है बैंक से अगर मैंने पैसा लिया है तो आई में क्रेडिटर, ठीक है। और बैंक क्या है मेरा,
डेब्टर है, जिसने मेरे को बैंक जो है जिसने मेरे को पैसा दिया है। तो इसका जो क्रेडिटर और जो डेब्टर है फ्रेंड्स, जो उसके ऊपर बैंक और जो आगे जो बैंक और जो कस्टमर्स हैं उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है इसका इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर टू डेब्टर्स, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, जो इससे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने पे फ्रेंड्स, जो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेब्टर्स, मतलब जो पैसा है वो जो क्या है डेब्टर्स के पास फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स से डेब्टर के पास ज़्यादा है। दैट इज़ लेंडर सफ़र एंड बोरोवर बेनिफिट, दैट इज़ वो क्या बैंक जो है सफ़र करते हैं और बोरोवर क्या है बेनिफिट होते हैं उससे, क्योंकि उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होता है फ्रेंड्स, तो उनको जो EMI है वो कम पड़ती है। और फ्रेंड्स इसके लिए मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन प्रीमियम, एक टर्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अगर आपको जो इन्फ्लेशन प्रीमियम बैंक का घटता है तो बैंक को क्या है फ्रेंड्स, उसके बैंक को फिर जो है बैंक को जो है प्रॉफिट में कमी आती है, प्रॉफिट में कमी आती है तो फिर फ्रेंड तभी जो है आपको जो बैंक की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है वो गिरती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बैंक्स की जो हालत है वो गिरती है, ठीक है। तो इसीलिए जो मर्जर वगैरह जो प्रोसेस चली थी बैंकों की हालत को, बिकॉज जो उनका जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है, और देयर माइट बी सर्टेन अदर रीज़न, ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन इज वन रीज़न, ठीक है। उसके अदर्स बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बैंकिंग वाला चैप्टर आएगा उसमें ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये सब तो उसमें क्या हुआ कि ये आपको पता होना चाहिए, उससे क्या है जो बोरोवर्स है वो जो है बेनिफिट्स होते हैं, और जो लेंडर होते हैं दैट इज़ जो बैंक्स होते हैं वो जो है सफ़र करते हैं, ठीक है। दी अपोजिट इफेक्ट टेक प्लेस व्हेन द इन्फ्लेशन फॉल्स, दैट इज डिफ्लेशन। अगर डिफ्लेशन होता है तो उसका अपोजिट होता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स लैंडिंग, मतलब कोई जो है लैंड करता है, पैसा उधार देता है, तो उसके ऊपर क्या पड़ता है। और जो मान लो अगर जैसे आपने गवर्नमेंट्स है किसी को लैंड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट्स कुछ भी देती है किसी दूसरी सरकारों को, किसी को भी गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी लैंडिंग्स होती है फ्रेंड्स, ये कंपनीज जो है किसी दूसरे को लोन देती है, तो उस या कुछ बैंक जो है कस्टमर्स को देता है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। विद द राइज ऑफ इन्फ्लेशन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन फील द प्रेशर ऑफ हायर लैंडिंग, ठीक है। और उससे क्या है फ्रेंड्स, उससे क्या उनको क्या है, इन्फ्लेशन को बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स कि इंस्टीट्यूशन फील द प्रेशर ऑफ हायर लैंडिंग, इंस्टीट्यूशन डोंट रिवाइज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था फ्रेंड्स, जो बैंक जो आपको देता है फ्रेंड्स, जो लोन देता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंस्टीट्यूशन डोंट रिवाइज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जो इंस्टीट्यूशनल्स ने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाए फ्रेंड्स, तो क्या होगा फिर जो है, और जो रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उनको जो है फिर उसके इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लैंडिंग में क्या है, द इंस्टीट्यूशन डोंट रिवाइज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज द रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दैट इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन फॉल्स वाई द सेम परसेंटेज विद द इन्फ्लेशन राइज, ठीक है। और इन्फ्लेशन राइज होने से क्या होता है फ्रेंड्स कि उनके जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो उनके जो रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो घटती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बैंकों को नुकसान होता है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, जो एग्रीगेट डिमांड होता है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है कंट्री में, ठीक है, टोटल जो डिमांड होती है एग्रीगेट डिमांड जिसको बोलते हैं, जिसको जो है आपका जो है जो नेशनल सैंपल सर्विस जो है इसको डिमांड को आपको इवेलुएट करता है, ठीक है, जो माइक्रो लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे होती है, ठीक है। इसका जो है मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो ऑन एग्रीगेट डिमांड पे क्या होता है, राइजिंग इन्फ्लेशन इंडिकेट राइजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड इंडिकेट कंपैरेटिवली लोअर सप्लाई एंड हायर परचेजिंग कैपेसिटी अमंग द कंज्यूमर, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या इंडिकेट करता है, एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज हो जाता है, और उससे क्या होता है, अब आपको पता है एग्रीगेट डिमांड में अगर इंक्रीज हो गया, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो प्रोडक्शन भी आपको उसी लेवल में रखनी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन नहीं होती है फ्रेंड्स, तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपका जो डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है। और उससे क्या फ्रेंड्स, यूजुअली द हायर इन्फ्लेशन सजेस्ट द प्रोड्यूसर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। उससे क्या है, प्रोड्यूसर्स को बोला जाता है, मतलब प्रोड्यूसर से ये एक्सपेक्टेशन किए जाते हैं वो अपनी डिमांड जो है, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं, ठीक है। और जनरली कंसिडर एज ए इंडिकेशन ऑफ हायर डिमांड इन द कंट्री। और उससे क्या फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर्स को अगर हाई प्रोडक्शन करनी है, फैक्ट्रीज को ज़्यादा, अगर फिर हाई डिमांड को ज़्यादा बढ़ाना, डिमांड के अनुसार अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उनको अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगी। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या है फ्रेंड्स, उनको क्या है, इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, आपको जो है
एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये उसका मोटा मोटा आपको आइडिया। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, ऑन इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन कंट्री इज बूस्टेड बाय द इन्फ्लेशन। ठीक है, उससे क्या है फ्रेंड्स, फिर गवर्नमेंट कम्स अप विद द पॉलिसीज और जो है FEIs वगैरह होता है ताकि जो प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, और बिकॉज इन शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ऑफ 2 रीजन, हायर इन्फ्लेशन इंडिकेट हायर डिमांड एंड सजेस्ट एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन लेवल, जो मैंने आपको बता दिया। हायर द इन्फ्लेशन लोअर द कॉस्ट ऑफ लोन। ठीक है, और इन्फ्लेशन अगर हाई होती है तो फ्रेंड्स कॉस्ट, जो लोन की कॉस्ट है, बैंक लोन की कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स सब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो दे डोंट नीड टू गो टू द बैंक्स। अभी बैंक्स को क्या है फ्रेंड्स, अपना जो इनकम है, दे जनरेट देयर इनकम जनरली फ्रॉम द लोन, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो इन इंटरेस्ट इनकम को अगर बैंक को जनरेट करना है फ्रेंड्स, तो दे हैव टू गो फॉर रिडक्शन इन द लोन्स। ठीक है, रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लोअर कॉस्ट ऑफ लोन्स। ठीक है, उसको जो है, और उसके बाद इनकम्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, इनकम के ऊपर क्या पड़ता है, इन्फ्लेशन अफेक्ट द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म्स अलाइक। ठीक है, जो फ्रेंड्स जो इन्फ्लेशन है, जो इनकम, इंडिविजुअल का इनकम और फर्म्स का जो है इक्वली अफेक्ट करता है। ठीक है, एंड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम। ठीक है, और उसके नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम जो है वो जो बढ़ जाती है, मतलब नाम मात्र बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, आपके पास जो है 10,000 होगा तो आपके पास अगर मान लो 15,000 हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपकी नॉमिनल वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन इन्फ्लेशन रेट इतना हो गया, जब आपको पता हो कि उससे क्या है, आपकी जो प्रोडक्शन मार्केट में उस हिसाब से हो नहीं रही है, तो जो भी आपको वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है महंगी हो जाएंगी। तो इट इज़ जस्ट है नॉमिनल इंक्रीज इन योर इनकम, बट क्या होता है फ्रेंड्स, इनकम तो नॉमिनल हो रहा है इंक्रीज, बट आपका जो है वो जो है आपकी जो इनकम के हिसाब से रियल जो है आपको कुछ भी बेनिफिट होता दिख नहीं रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इनकम वाइल द रियल वैल्यू ऑफ इनकम रिमेन द सेम। ठीक है, जबकि रियल वैल्यू ऑफ इनकम जो है आपकी वही की वही रहती है। ठीक है, इंक्रीज्ड प्राइस लेवल इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन द शॉर्ट रन, बट इन दी लॉन्ग रन द इनकम लेवल ऑफ ऑल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको मोटी मोटी याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद सेविंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, होल्डिंग मनी डज नॉट रिमेन एन इंटेलिजेंट इनकम इकोनॉमिक डिसीजन। अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मनी जो है आपने होल्ड करके रखे हैं तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिसीजन। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए जो है फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 1 करोड़ अगर आपके पास FD है, फिक्स डिपॉजिट है बैंक में या कुछ है, और उसका जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 5% मिल रहा है, और वहीं पे जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर वो जो इन्फ्लेशन रेट कहीं 8% है, 7% है, या आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, उनका जो उन रिक्वायरमेंट्स की जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ 20% 50%, तो सोच लो कि आपका जो है वो जो दैट मच ऑफ जो आपका सेविंग है दैट विल नॉट हेल्प फॉर ए लॉन्ग रन। ठीक है, तो उसमें क्या है, बिकॉज मनी लॉसेज वैल्यू विद एवरी इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। ठीक है फ्रेंड्स, दैट इज़ वाई पीपल विजिट बैंक्स मोर फ्रिक्वेंटली एंड ट्राई टू होल्ड लिस्ट मनी। ठीक है, वो जो लिस्ट मनी, दे ट्राई टू होल्ड द लिस्ट मनी विद देमसेल्फ एंड पुट मैक्सिमम विद द बैंक्स इन देयर सेविंग अकाउंट। ठीक है, दैट इज़ वाई द पीपल विजिट बैंक मोर फ्रिक्वेंटली, और क्या है, जब उनको लगता है कि कब उनको सेविंग जो है उनको अपनी हैबिट्स जो है चेंज करनी चाहिए। दिस इज़ नोन एज द सू लेदर कोस्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सू लेदर कोस्ट भी बोलते हैं ऑफ इन्फ्लेशन। उसको क्या बोलते हैं, द सू लेदर कोस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या है, पीपल विजिट बैंक्स मोर फ्रिक्वेंटली एंड ट्राई टू होल्ड लिस्ट मनी विद देमसेल्फ एंड पुट मैक्सिमम विद द बैंक्स इन देयर सेविंग अकाउंट। ठीक है, उससे क्या होता है फ्रेंड्स, उनको पता है कि घर में जो है मनी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा बैंक में अगर वो जाते हैं तो बैंक में वो रख देते हैं। ठीक है, बैंक में क्या उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सू लेदर कोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। ठीक है, हैज़ इट कंटिन्यूज द प्रीसियस टाइम ऑफ पीपल विजिटिंग द बैंक फ्रिक्वेंटली टैगिंग देयर सू। ठीक है, उसको क्या, ये क्या किस लिए टर्म आई है फ्रेंड्स, क्योंकि उनको क्या है फ्रीक्वेंट बैंक में विजिट करना पड़ता है, सो दैट उनके जो सोल है वो घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं सू लेदर कोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। इट मीन्स दैट सेविंग रेट इंक्रीजेज, और इसका मतलब क्या होता है कि सेविंग रेट जो इंक्रीज हो रहे हैं, बट दिस हैपन एज ए शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और ये जो है शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन का एक जो इफेक्ट है। इन द लॉन्ग टर्म हाई इन्फ्लेशन डिप्लीट्स द सेविंग रेट इन द इकोनॉमी, just the opposite situation arises when inflation fall on the so falling rates with decreasing saving, the
शॉर्ट रन द इंक्रीजिंग सेविंग इन द लॉन्ग रन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर में क्या इसका फर्क पड़ता है, लेट अस स्टडी अबाउट दैट। एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, ऑन एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स इन्फ्लेशन अफेक्ट बोथ द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कहाँ पे करते हो फ्रेंड्स आप, एक तो आप कंजप्शन पे करते हो, इन्वेस्टमेंट पे करते हो, ठीक है। इंक्रीज्ड प्राइसेस मेक्स और कंजप्शन लेवल फॉल एज गुड एज एंड सर्विसेज वी बाई गेट कॉस्टलियर। और जो इंक्रीज लेवल होते हैं फ्रेंड इसके, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स इन्फ्लेशन के, ये क्या करते हैं, गुड और सर्विसेज जो हम बाई करते हैं फ्रेंड उसका जो है कॉस्ट जो महंगा होता है, ठीक है। बी सी ए टेंडेंसी अमंग द पीपल टू कट देयर कंजप्शन लेवल, ठीक है। और उससे क्या है फ्रेंड्स, जो कंजप्शन लेवल है फ्रेंड्स उसको जो है कट होता है, एंड एट न्यूट्रलाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज, ठीक है। और जो कंजप्शन हम करते हैं टू एम दी न्यूट्रलाइज द आवर एम इज टू न्यूट्रलाइज द प्राइस राइज, ठीक है, मेकिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉल, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कंजप्शन का जो एक्सपेंडिचर है वो फॉल हो जाए, ठीक है। तो ये जो हम करते हैं एग्जैक्ट अपोजिट हैपन वंस द प्राइस हेड डाउनवर्ड। और जो अगर प्राइस जो है नीचे होते हैं फ्रेंड तो उसका जो है एग्जैक्ट जो है उसका अपोजिट होता है, ठीक है। लाइट पड़ रहा है फ्रेंड्स, ओह विंडो का है लाइट, जस्ट अ मिनट फ्रेंड, जस्ट अ मिनट। It's clear now. It is clear now, friends. So let us start. Sorry. ऑन टैक्स फ्रेंड, जो टैक्स है फ्रेंड इसमें टैक्स में क्या इसका जो फर्क पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। जो टैक्स में फ्रेंड्स ऑन टैक्स स्ट्रक्चर द इकोनॉमी इन्फ्लेशन क्रिएट टू डिस्टोर्शन, ठीक है। टैक्स में क्या फ्रेंड्स में दो डिस्टोर्शन जो पैदा होती है, ठीक है। द टैक्स पेयर सफर वाइल पेइंग, ठीक है, टैक्स पेयर सफर वाइल पेइंग देयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जो टैक्स पेयर्स क्या है फ्रेंड्स, ये प्लीज़ इसको आप जो है इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझ लें, ये जो है बहुत बार इसमें एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, बहुत से एग्जाम में आता है, ठीक है। द टैक्स पेयर्स सफर वाइल पेइंग देयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। जो टैक्स पेयर्स हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वो पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स से फ्रेंड्स जो आप इनकम देते हो, जैसे आपका इनकम टैक्स देते हो और कॉर्पोरेशन टैक्स देते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जो फ्रेंड्स जो आप जो है कुछ भी चीज़ें खरीदते हो, जैसे उसमें जीएसटी हो गया, वैट हो गया, दूसरी चीज़ें होंगी तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो उसमें क्या है, एज इनडायरेक्ट टैक्स आर इम्पोज्ड एड वैल्यूरम, ठीक है, मतलब ऑन वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के ऊपर जो जितने हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो आप आइटम खरीदते हैं उसके ऊपर जो है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आपको वैट लगता है, जीएसटी लगता है, जितने भी रुपये की आप जो है चीज़ खरीदते हो फ्रेंड्स उसको जो है आपका एड वैल्यूरम बोलते हैं उसको, ठीक है। इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड मेक्स टैक्स पेयर्स टू पे इंक्रीज इनडायरेक्ट टैक्स, उससे क्या इनडायरेक्ट टैक्स जो नेचुरली इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, लाइक सेनवेट, वैट एटसेट्रा इन इंडिया और जीएसटी जो अभी रिसेंटली आया हुआ है। उसके बाद क्या, सिमिलरली ड्यू टू इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, ये सब जो है डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है। बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर ऑल्सो इंक्रीज एज टैक्स पेयर्स ग्रोस इनकम मूव्स टू ए अपवर्ड स्लैब्स, ठीक है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो इनकम है फ्रेंड्स वो जो नेचुरली अगर उनकी बढ़ती है तो उनका जो डायरेक्ट टैक्स जो इनको देना पड़ता है उसको ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, ठीक है। आपकी इनकम बढ़ गई फ्रेंड्स, आपकी 10,000 से 15,000 होगी, ठीक है, तो 15,000 होगी तो और मान लो आपका जो टैक्स रेट का जो स्लैब है दैट इज़ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। तो आपकी जो अगर 10,000 अगर आपकी इनकम थी तो आपका बनता है 1 ईयर का 1,20,000, तो आपको जो 20,000 के ऊपर जो है आपको पैसा देना टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अभी जैसे ही आपकी इनकम हो गई 15,000, ठीक है, तो 15 × 12 हो गया फ्रेंड्स 1,80,000। तो अभी जो है फ्रेंड्स आपको 80,000 के ऊपर जो टैक्स देना पड़ेगा, जो आपको 20,000 के ऊपर देना पड़ता था। डेफिनेटली जो आपका इंक्रीज जो है टैक्स रेट जो इंक्रीज हुआ, तो आपको जो बर्डन किसके ऊपर पड़ा, जो है किसके ऊपर, टैक्स पेयर्स के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे क्या है, द ऑफिशियल टैक्स ब्रैकेट, ठीक है, दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑल्सो नोन एज द ब्रैकेट क्रीप, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रैकेट क्रीप भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड टैक्स इंक्रीजेज, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है, इंड्यूस्ड टैक्स इंक्रीजेज, ठीक है। सम इकोनॉमीज एज अ यूएस एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज हैव इंडेक्स देयर टैक्स प्रोविजन टू न्यूट्रलाइज दिस डिस्टोर्शन इन टैक्स डायरेक्ट टैक्स पेयर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो कुछ इकोनॉमीज़ हैं स्पेशली जो जैसे यूएस वगैरह का, इन्होंने क्या किया, जो टैक्स इंक्रीज का जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एक मैकेनिज्म निकाला हुआ है, ठीक है। दी एक्सटेंट, उसके बाद सेकंड क्या है, दी एक्सटेंट टू विच टैक्स कलेक्शन
ठीक है। टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कंसर्न, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। और फ्रेंड्स जो इसका क्या है, जो ऑन द एक्सटेंट टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स आर कंसर्न, ठीक है, जहाँ तक गवर्नमेंट्स का टैक्स कलेक्शन का जो मैटर है, इन्फ्लेशन इंक्रीज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या करती है फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट का जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, वाइल रियल वैल्यू ऑफ द टैक्स कलेक्शन डज नॉट कंपेयर विद द करंट पेस ऑफ इन्फ्लेशन एज देयर इज ए लैग इन द टैक्स कलेक्शन इन ऑल इकोनॉमी, ठीक है। उससे क्या फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट्स का नॉमिनल जो टैक्स कलेक्शन है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन रियल वैल्यू जो है उसकी गवर्नमेंट्स की भी जो वो भी बढ़ती नहीं है टैक्स कलेक्शन की, बट गवर्नमेंट्स गेट एन एडवांटेज ऑन देयर इंटरेस्ट बर्डन, ठीक है। उससे क्या है, जो गवर्नमेंट्स का जो इंटरेस्ट बर्डन होता है, जैसे गवर्नमेंट्स को जो इंटरेस्ट देना होता है, डिफरेंट जो उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, या उनकी जो सिक्योरिटीज़ होती है गवर्नमेंट्स की, उन सब के ऊपर जो टैक्स देना होता है, उससे क्या है फ्रेंड्स की गवर्नमेंट को जो टैक्स देना होता है वो जो है गवर्नमेंट्स का घट जाता है, ठीक है, ऑन देयर बोरोइंग एज इन्फ्लेशन बेनिफिट। दिस बेनिफिट however depend upon the contemporary level of fiscal deficit and the total national debt, ठीक है। This benefit however depends upon the contemporary level of fiscal deficit and the total national debt, ठीक है। और ये जो है, और ये जो क्या करता है, however ये बेनिफिट डिपेंड करता है कि जो है जो कंट्री लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन और जो एक्सपेंडिचर के बीच में कितना डिफरेंस है, और उसके बाद क्या टोटल जो जितना नेशनल डेब्ट कितना है गवर्नमेंट का, वो जो इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट को कितना उसका बेनिफिट होता है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट इनकरिंग हाई फिजिकल डेफिसिट। और अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को हाई फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो जैसे बोरोइंग की वजह से, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी की वजह से, ठीक है, इन्फ्लेशन फंक्शन एज ए टैक्स, दैट ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या है, एक टैक्स का काम करती है, दैट इज इन्फ्लेशन टैक्स बाय विच द गवर्नमेंट फुलफिल द एक्सपेंडिचर बाय कटिंग डाउन द एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन ऑफ द पीपल, ठीक है। उससे क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स एक माध्यम होता है, इन्फ्लेशन टैक्स के द्वारा जो है एक जो टैक्स जो लगता है उसके द्वारा गवर्नमेंट जो क्या करती है, जो एक्सपेंडिचर और कंजप्शन जो पीपल का उसको कट करने की कोशिश करती है, ताकि लोगों के ऊपर जो हायर टैक्स लगे, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है, टैक्स लगता है लोगों के ऊपर, और उसको वो क्या करते हैं, अपने कंजप्शन और एक्सपेंडिचर जो कम करते हैं, और गवर्नमेंट को जो है इससे फ्रेंड्स एक बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज रेट में फ्रेंड, एक्सचेंज रेट में क्या करता है, दी करेंसी की जो एवरी इन्फ्लेशन द करेंसी ऑफ इकोनॉमी डेप्रिशिएट, ठीक है। जो कोई भी इकोनॉमी है, चाहे यूएस है, इंडिया है, चाहे चाइना है, जापान है, इन सब की अगर इन्फ्लेशन होता है तो इनकी जो इकोनॉमिक जो करेंसीज है उनकी जो डेप्रिशिएशन होता है, दैट इज लॉसेस इट्स एक्सचेंज वैल्यू इन फ्रंट ऑफ ए फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये आपको बता दें, प्रोवाइडेड इट फॉलोज द फ्लेक्सिबल करेंसी रेजिम, ठीक है। अगर जो ये जो एक फ्लेक्सिबल करेंसी रेजिम अगर फॉलो करती है तो इट इज़ अ कंपैरेटिव मैटर, देयर माइट बी इन्फ्लेटरी प्रेशर ऑन दी फॉरेन करेंसी अगेंस्ट विच द एक्सचेंज रेट इज कंपेयर, ठीक है, दैट इज नथिंग। और उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्या पड़ता है फ्रेंड, विद इन्फ्लेशन एक्सपोर्टेबल आइटम ऑफ इकोनॉमी गेन कम्पिटिटिव प्राइस इन वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स की जो विद इन्फ्लेशन एक्सपोर्टेबल आइटम ऑफ द इकोनॉमी गेन कम्पिटिटिव प्राइजेज इन द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर क्या होता है, जो कम्पिटिटिव प्राइजेज, उससे क्या है एक्सपोर्टेबल जो जितने भी आइटम है ये क्या करते हैं फिर जो है वर्ल्ड में क्या होता है, फिर कम्पिटिटिव जो है ये जो कम्पिटिटिव प्राइस में जो है ये करते हैं, गेन करती हैं। ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, ठीक है, वॉल्यूम तो ऑफ एक्सपोर्ट का तो इंक्रीज हो जाता है फ्रेंड, एंड दस द एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी। उससे क्या है जो फ्रेंड्स एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट है, इनकम है कंट्री में वो बढ़ जाती है। इट मीन्स एक्सपोर्ट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी बेनिफिट ड्यू टू इन्फ्लेशन। उससे क्या है जो फ्रेंड्स जो एक्सपोर्ट का जो सेगमेंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इंपोर्टिंग पार्टनर्स ऑफ द इकोनॉमी एक्सपर्ट exert pressure for stable exchange rate as their import start increasing and export start decreasing, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद इंपोर्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड, इन्फ्लेशन गिव एन इकोनॉमी द एडवांटेज ऑफ लोअर इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टलियर, ठीक है। इन्फ्लेशन गिव एन इकोनॉमी द एडवांटेज ऑफ लोअर इंपोर्ट, ठीक है, एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एज फॉरेन गुड बिकम कॉस्टलियर, ठीक है। उससे क्या फ्रेंड्स जो
इकोनॉमी को क्या है, एक एडवांटेज ये मिल जाती है कि जो इन्फ्लेशन अगर बढ़ गई फ्रेंड्स, तो उससे क्या है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, कंट्री जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाती है और क्या करती है, फॉरेन गुड बिकम कॉस्टलियर, ठीक है। और जो फॉरेन गुड है वो क्या कॉस्टलियर हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, जो कंट्री जो इकोनॉमी है दैट गोज फॉर लोअर इंपोर्ट्स, और लोअर इंपोर्ट्स होता है और उससे क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाती है। बट इन द केस ऑफ कंपलसरी इंपोर्ट, ठीक है, जैसे कंपलसरी इंपोर्ट में जैसे ऑयल है, टेक्नोलॉजी है, ड्रग्स है, ये सब जो कंपलसरी इंपोर्ट्स है फ्रेंड, द इकोनॉमी डज नॉट गेट दिस बेनिफिट एंड लॉसेस मोर फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ सेविंग इट, ठीक है। तो उससे क्या है, जो फॉरेन करेंसी है फ्रेंड्स, वो जो है वो हमारी लॉस होती है इंपोर्ट में विद दी इंक्रीज ऑफ प्राइजेज दैट इज इन्फ्लेशन, ठीक है। और एक्सपोर्ट में मैंने बताया था आपको, विद इन्फ्लेशन एक्सपोर्टेबल आइटम ऑफ द इकोनॉमिक गेन कम्पिटिटिव प्राइजेज इन द वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। उससे क्या है फ्रेंड्स, जो इन्फ्लेशन में क्या होता है, अगर बढ़ गई है किसी कंट्री में, तो जो एक्सपोर्टेबल आइटम है, एक्सपोर्टेबल आइटम जो बाहर से जो आइटम आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है, अभी जो है आपको जो है वो जो नेचुरली आपको क्या होता है कि जैसे लोगों के पास जो पैसा ज़्यादा हो गया, ठीक है, पैसा ज़्यादा हो गया, तो जो फॉरेन की जो आइटम है फ्रेंड्स, वो क्या है, उनको कम्पिटिटिव प्राइस उनको क्या बराबर लगेगी, ठीक है। तो बराबर लगेगी मतलब जो उनको जो अपने जो डोमेस्टिक आइटम है उससे ज़्यादा उनका प्राइस ज़्यादा लगेगा नहीं, ठीक है। ड्यू टू दिस द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेज, तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एंड दस द एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीजेज इन द इकोनॉमी, उससे क्या है फ्रेंड्स, जो एक्सपोर्ट जो इनकम है फ्रेंड्स जो कंट्री में, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ट्रेड बैलेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रेड बैलेंस में आपको पता है जो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, तो आपका जो ट्रेड बैलेंस है आपका जो है पॉजिटिव होने की संभावना है, ठीक है। तो इन द केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी इन्फ्लेशन मेक्स ट्रेड बैलेंस फेवरेबल, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो है, आपका जो इम्पोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, इम्पोर्ट जो है आपका फिर वाइल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमी इन्फ्लेशन इज अनफेवरेबल, ठीक है। जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो इन्फ्लेशन जो है अनफेवरेबल होता है फॉर देयर बैलेंस ऑफ ट्रेड, दिस इज बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ देयर फॉरेन ट्रेड, ठीक है। जब आपका फॉरेन ट्रेड है फ्रेंड्स, जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो फॉरेन ट्रेड जो है नेचुरली आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और इम्पोर्ट जो है इंपोर्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तो इससे नेगेटिव बैलेंस आता है, ठीक है, ट्रेड बैलेंस में, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कंपोजिशन ऑफ देयर फॉरेन ट्रेड, द बेनिफिट ऑफ द एक्सपोर्ट विच इन्फ्लेशन ब्रिंग टू द डेवलपिंग यूजुअली लोअर देन द लॉसेज इट इनकर्स ड्यू टू इट्स कंपल्सरी इंपोर्ट विच बिकम कॉस्टलियर ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है। उसको जो जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको कंपल्सरी इंपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया ऑयल, टेक्नोलॉजी और जो ड्रग्स हैं उसको लानी पड़ती हैं, उसकी वजह से क्या उसका जो है पैसे जो बढ़ जाता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट क्यों है, इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट टर्म, ठीक है, बट बिकम न्यूट्रल और इवन नेगेटिव इन दी लॉन्ग टर्म, ठीक है। जो इन्फ्लेशन जो इंक्रीज करती है फ्रेंड, एम्प्लॉयमेंट को क्या है, जो शॉर्ट टर्म में जो है इंक्रीज तो कर लेती है क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, ठीक है। उससे जो आपको एम्प्लॉयमेंट जो आपको लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, बट जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है तो फ्रेंड्स वो क्या होता है, फिर जो है आपको जो ले ऑफ करने पड़ते हैं स्टाफ, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, दी लॉन्ग टर्म, द फिलिप कर्व एंड द नायरू इन दी अर्लियर सेक्शन, ठीक है। जो फिलिप कर्व और जो नायरू मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये इससे रिलेटेड है। फिलिप कर्व जो आप समझ लें उसको, ठीक है। बेजिस क्या होता है फ्रेंड, बेजिस इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, और उसके जो नॉमिनल बेजिस तो आपकी इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। बट उसका क्या है, द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन दी परचेजिंग पावर एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ बेजिस इंप्लॉयज, ठीक है। और जो बेजिस जो इंप्लॉयज होते हैं, डेली बेजिस जो इंप्लॉयज होते हैं फ्रेंड्स, उनके जो है जो इन्फ्लेशन है उनको जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। टू न्यूट्रलाइज दिस नेगेटिव इफेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड दी डियरनेस अलाउंस टू इट्स एम्प्लॉयज ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड, सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड, जो इन्फ्लेमेशन हैज़ न्यूट्रलाइजिंग इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इन द शॉर्ट रन, ठीक है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है उनको भी जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है शॉर्ट रन में, ठीक है। और इकोनॉमी के ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, इकोनॉमी के ऊपर क्या होता है, ऑन एंड जो all the segment in discussed above belong to an economy but we must know overall short term and long term impact of inflation on the economy. Economy के ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, experience of the जो वर्ल्ड इकोनॉमीज इन द लेट 1980s shows that particular level of inflation is healthy for an economy. एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, जैसे जो अपना इंडिया में रखा हुआ 2 to 6%, इसमें क्या है, इन्फ्लेशन अगर होता है फ्रेंड्स तो आपको डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है जो हेल्दी होता है। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होता है, आपका डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से आपका प्रोडक्शन बढ़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस स्पेसिफिक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन वाज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ इन्फ्लेशन एंड एवरी इकोनॉमिक
नीड टू कैलकुलेट इट्स ओन रेंज। तो और हर एक इकोनॉमी को जो है अपनी जो है रेंज जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। इन्फ्लेशन बियॉन्ड बोथ द लिमिट ऑफ द रेंज इज नेवर हेल्दी फॉर इकोनॉमी। और अगर रेंज से अगर आपका ऊपर नीचे अगर जाती है इकोनॉमी में तो फ्रेंड्स क्या होता है फिर जो है दैट इज नॉट हेल्दी फॉर एन इकोनॉमी। इन दिस केस ऑफ इंडिया इट इज कंसिडर्ड 2 to 6%। जो इंडिया में जो हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन है दैट इज 2 to 6%, ठीक है, ऑफ सीपीआई कंज्यूमर, ठीक है। सीपीआई कंज्यूमर जो इंडेक्स है फ्रेंड उसके तय जो 2 से 6% तक जो है इकोनॉमिक की रेंज जो है हेल्दी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द हेल्दी रेंज ऑफ इकोनॉमी फॉर इंडिया, दैट इज 2 to 6%, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज द कंफर्ट जोन ऑफ इन्फ्लेशन। इसको कंफर्ट जोन ऑफ इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह जो है सिमिलरली फॉर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा वो जो है 1 और 3%, इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो फ्रेंड्स जो अभी आपको आता है, अभी जो है आपको ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि व्हाट इज WPI CPI। WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI इज योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है फ्रेंड्स, ये जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इंडिया में शुरू हुआ था जनवरी 10, 1942 से, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ हैविंग द बेसिक वीक एंडिंग अगस्त, और उसका जो बेस वीक एंड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको जो है फ्रेंड्स WPI इन्फ्लेशन इज यूज एज दी मैक्रो लेवल पॉलिसी, ठीक है। ये जो मैक्रो लेवल पॉलिसी जो आपको बताया मैंने, जो मैक्रो लेवल पॉलिसी आपका जो गवर्नमेंट लेवल पे अगर कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ भी अगर आपको टारगेट करना है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, तो RBI में अगर कुछ भी करना है तो उसमें क्या करते हैं WPI जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वहाँ पे आपका कैलकुलेट होता है, ठीक है। और इसका जो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि इसका एक बेस ईयर्स होता है, ठीक है। तो इसमें जो बेस ईयर्स चेंज होते रहते हैं, तो आप जो गूगल अभी रिसेंटली कर सकते हैं कि अभी जो रिसेंट जो न्यू जो बेस ईयर है, ठीक है, न्यू सीरीज जो एक चली हुई है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस पे जो हेडलाइन जो आपकी इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग जो मैंने आपको बताया था फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी एनर्जी आर्टिकल्स, ठीक है, उनको मिला के जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन जो आपको काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमें जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन द टर्म ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। एंड द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है, इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रिलीजिंग दिस इंडेक्स, ठीक है। ये जो इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड, ठीक है, आता है बहुत बार, ठीक है। इसको क्या करता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू डिपार्टमेंटल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जो इसका होता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्टर जो होता है, ठीक है, उसका जो है ये डिपार्टमेंट जो है उसको ये इंडेक्स रिलीज करता है, और ये क्या करता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बेस पे जो है WPI जो है मेजर करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन को, ठीक है। WPI इज एन इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर एज वेरियस पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एटसेट्रा आर बेस्ड ऑन इट, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है ये इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट्स को जो है अगर आपको इन्फ्लेशन मैनेजमेंट करना है, ठीक है, और प्राइस को मॉनिटर करना है, और कमोडिटीज़ के जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को अगर आपको जो है इनकी सप्लाई और प्रोडक्शन को अगर आपको मॉनिटर करना है तो उसको जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसको करता है, ठीक है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन को ये आपका जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर करने में WPI का जो है काम है, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द की वेरिएबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी चेंज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एडिशन टू रोल ऑफ इट्स पॉलिसी, ठीक है। WPI इज आल्सो यूज्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंट फॉर अराइविंग एट द एस्केलेशन कॉस्ट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये जो है फ्रेंड WPI क्या करता है, जो वेरियस डिपार्टमेंट है उनका जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें जो एस्केलेशन होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, उसके इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए भी ये जो है काम करता है, ठीक है। Considering the importance of WPI as a tool for various policy decisions, it is necessary to disseminate the most comprehensive, credible, and accurate information reflecting the realities of present economic situation in the country. In order to capture the structural change happening in the economy, the base year of WPI needs to be updated, ठीक है। तो अभी जो है
जो WPI वाज ऑफिशियल लॉन्च्ड, द रिवाइज सीरीज ऑफ WPI वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन September 14, 2010 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो WPI की जो सीरीज थी फ्रेंड्स ऑफिशियल किसको लॉन्च करता है, ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या करती है, इसमें जो आइटम्स है, ठीक है, फीचर्स ऑफ, उसमें जो WPI में कौन सा 676 जो आइटम है फ्रेंड, ये रखी जाती है। ठीक है, ऑन दी न्यू सीरीज। ठीक है, एज अगेंस्ट दी 435 जो अर्लियर होती थी। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये जो है कैलकुलेशन वगैरह करती है, ये सब चीज़ें। रिवाइज सीरीज जो अभी जो है 2012 11-12 भी आ गई। ठीक है, और अभी जो है गवर्नमेंट ने जो है इसको बेस ईयर्स को चेंज करती रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, नाउ कम्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स, एक इंडेक्स है। ठीक है, इट मेजर द इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर लेवल। ठीक है, कंज्यूमर लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे इन्फ्लेशन जो है वो मेजर करता है। ठीक है, इंडिया हैज़ 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इंडिया के पास क्या है, 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, डिपेंडिंग अपॉन दी सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन अमंग कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उनका जो सोशियो इकोनॉमिक जो आपको पता है जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है, जो प्राइवेट जितने भी इंडिया में जो लोग रहते हैं उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में अलग अलग है, तो उसके बेस पे जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है अलग अलग डेवलप किए गए हैं। ठीक है, विद सम डिफरेंशियल इन द बास्केट ऑफ कमोडिटीज, और उनके लिए जो है एलोटेड टू देम। ठीक है, किसी का जो आप जो कंजप्शन लेवल, जो कंजप्शन बिहेवियर है, वो सबका अलग अलग है। उसी बेस पे जो उनका जो कंजप्शन बिहेवियर बनाया हुआ है, उसी बेस पे जो है जो CPI जो है आपको 4 इसमें इंडेक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, 260 आइटम प्लस सर्विसेज। ठीक है, इंडेक्स स्पेसिफाई द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन बैंक्स एंड एम्बेसी पर्सनल। ठीक है, और उसके बाद CPI UNME। ठीक है, CPI इसको बोलते हैं अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये जो फ्रेंड जो फॉरेन जो आपकी जो इसमें फॉरेन जो आपकी जो कंपनीज होती हैं, ये जो है अपने जो एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज में कुछ अगर चेंजेस करना है तो उसके लिए जो है ये CPI UNME यूज़ करती है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्या, उसके बाद क्या करता है, CPI एग्रीकल्चर लेबर और CPI रूरल लेबर। ठीक है, ये सब जो है इसमें जो अलग अलग आइटम्स हैं, जैसे 260 कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, और उसमें क्या 600 जो विलेजेस हैं, इसमें CPI एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेवल में क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि 600 तो आइटम जो 600 विलेजेस हैं वहाँ से जनरली जो है ये जो है आपका जो 260 कम्युनिटीज़ हैं, इनकी जो रेट जो है गवर्नमेंट पूछती है। ठीक है, और हर महीने जो है इसका जो है फ्रेंड्स, इसका जो है हर महीने जो है इसका सर्वे होता है, और उसके में जो है हर एक सर्वे के बाद जो 3 वीक का जो इसमें गैप दिया जाता है। तो इससे ये जो रिलेटेड फ्रेंड्स आपका CPI से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिजनेस साइकिल। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बिजनेस साइकिल। ठीक है, बिजनेस साइकिल मीन्स कोई भी इकोनॉमी है फ्रेंड्स, जो इकोनॉमी है क्या है फ्रेंड, ये क्या होता है इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स में जैसे आपका बहुत सा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमीज फ्लक्चुएट बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स एज ए बूम्स एंड डिप्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार बहुत बड़ा अच्छा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, कई बार बहुत लोअर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं बूम्स एंड डिप्रेशन। ठीक है, इन बिटवीन द बूम्स एंड डिप्रेशन देयर माइट बी मैनी सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज स्टैग्नेशन, स्लो डाउन, रिसेशन एंड रिकवरी। The fluctuation in the level of economic activities between the depression and the booms has been named as economic as a business or trade cycle। ठीक है, तो बिजनेस और ट्रेड साइकिल क्या बोलते हैं, बूम और रिसेशन के बीच में फ्रेंड्स, बूम्स और डिप्रेशन के बीच में जितने भी जो साइकिल्स आते हैं, जैसे आपको बताया मैंने, स्टैग्नेशन, स्लो डाउन, रिसेशन, ठीक है, और रिकवरी, इन सब चीज़ों को हम जो है बिजनेस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, रिसेशन, ग्रोथ रिसेशन, डबल डिप रिसेशन और एबेनोमिक्स। तो ये जो फ्रेंड्स शिंजो आबे जो जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा जो स्टेप लिए गए थे इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में, उसमें क्या है, इन्होंने जो है ये जो है इसको एबेनोमिक्स बोलते हैं। उन्होंने क्या बोलता है, फिस्कल स्टिमुलस दे दो इकोनॉमी में। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर लो और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दो, उसको आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, डबल डिप रिसेशन। ठीक है, डबल डिप रिसेशन क्या होता है, ये क्या है, दिस कंसेप्ट ऑफ रिसेशन इन USA एंड यूरोजोन इज क्वाइट प्रिसाइज एंड टेक्निकल। ठीक है, 2 कंसेक्टिव क्वार्टर ऑफ फॉलिंग GDP। ठीक है, अगर आपकी GDP जो है 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स में फॉल हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं डबल डिप रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद क्या है आपका रिकवरी के बारे में थोड़ा सा रिकवरी और इसके बारे में बोल देते हैं, ठीक है। जो फ्रेंड्स थोड़े डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। डिप्रेशन क्या होता है, एन एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी कोजेज एक्टिविटी टू डेक्लरेट, ठीक है। तो उससे क्या बहुत ही लो लेवल डिमांड है इकोनॉमी में, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, वो क्या इकोनॉमी को नीचे स्लाइड होती है उसकी वजह से इकोनॉमी, ठीक है। उसी को हम जो है ये क्या बोलते हैं डेप्रिशिएशन वाली वो सिचुएशन बोलती है, ठीक है। तो इकोनॉमी है पिन पॉइंटेड, उसमें क्या ये जो सिचुएशन आई थी डिप्रेशन वाली फ्रेंड्स, आपको पता 2008 में आई थी, 1929 में आई थी, ठीक है। तो द डिप्रेशन हैज विजिटेड द वर्ल्ड इकोनॉमी ओनली वंस इन 1929, ठीक है। और 2008 में इतना ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा कम था। इकोनॉमिस्ट हैव पिन पॉइंटेड एनफ नंबर ऑफ ट्रेड्स टू रिकॉग्नाइज इट। द मेजर ट्रेड्स ऑफ डिप्रेशन, जो मेजर ट्रेड्स एंड डिप्रेशन के वो क्या क्या है, द एक्सट्रीमली लो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है, कोजेज एक्टिविटीज़ और डेक्लरेट, ठीक है। बहुत बड़ा आपको पता है कुछ ऐसा हो जाए कि इकोनॉमी में डिमांड ही कम हो जाए, ठीक है। द इन्फ्लेशन बीइंग कंपैरेटिवली लोअर, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू स्टार्ट श्रिंकिंग फोर्सिंग एम्प्लॉयमेंट रेट टू ग्रो फास्ट, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट आपके बढ़ नहीं रहे हैं। एंड टू कीप द बिजनेस गोइंग प्रोडक्शन हाउस गोज फॉर फोर्स्ड लेबर कट, ठीक है। और जो है उसकी क्या करते हैं कि बिजनेस को गो ऑन करने के लिए जो है लेबर कट अगर आपके होते हैं और जो है रिट्रेंचमेंट होती है और जो अगर आपका कहीं पे भी ले ऑफ होता है तो उसको है डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती है। रिकवरी में क्या होता है फ्रेंड्स, एन इकोनॉमी ट्राइज टू कम आउट ऑफ द लो प्रोडक्शन फेज टू सर्वाइव। द लो प्रोडक्शन फेज माइट बी डेप्रिशिएशन रिसेशन और स्लो डाउन। फ्रेंड्स ये आपके जो है आपका रमेश सिंह साहब की जो इकोनॉमी की बुक है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, वो जो 8th एडिशन का वो जो 7.28 पेज आप उस पर देख लेना, इसमें डिटेल्स में दिया गया है, बिकॉज आई थिंक टाइम इज़ टू मच, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और जो कमेंट जरूर है कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।